नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह गीला स्वागत करता हूं आपका डागोर्स ऐप पर। और हम चर्चा कर रहे हैं देश के कानून निर्मात्री संस्था, व्यवस्थापिका, विधायिका संसद को लेकर। स्क्रीन पे जैसे आप लोग पिक भी देख रहे हैं, और हमने राज्यसभा को लेकर बेसिक बातें की थी। उसके बाद लोकसभा को लेकर भी हमारी कुछ बातें हुई थी, सदस्य संख्या को लेकर हमारी कुछ बात हुई थी। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं हम। आर्टिकल 81 तक हमारी बात हो चुकी थी, अब बात करेंगे 82 की। आर्टिकल 82 की दोस्तों अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो परिसीमन आयोग, इसके संदर्भ में मैंने आप लोगों को बताया भी था अभी कि परिसीमन आयोग के द्वारा जनसंख्या के आधार पर, परिसीमन आयोग के द्वारा जनसंख्या के आधार पर सीटों का नियमन किया जाता है, अलॉटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहला फैक्ट जो परिसीमन आयोग को लेकर बनता है वो बनता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका गठन किया जाता है। आप लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी पैदा हो सकती है कि परिसीमन आयोग का गठन संसद के द्वारा किया जाता है, लेकिन नहीं, परिसीमन आयोग का गठन भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। दूसरा, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, चुनौती नहीं दी जा सकती। जो निर्णय दे दिया गया, जो परिसीमन कर दिया गया, दैट्स अ फाइनल। दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रति 10 वर्ष बाद परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन प्रोविजन ऐसा किया गया था। अब तक दोस्तों भारत में 4 परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जा चुकी है। पहला 1952 में, फिर 10 साल बाद 1962 में, फिर 10 साल बाद 1972 में, लेकिन उसके बाद अगले परिसीमन आयोग का गठन हुआ 2002 में। और 2002 के बाद अब तक दोबारा परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया गया है दोस्तों। क्लियर? चलिए, चौथे परिसीमन आयोग के संदर्भ में अगर अपन बात करें, क्योंकि पिछला परिसीमन आयोग चौथा ही गठित हुआ और इससे रिलेवेंट क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे अपन। तो सबसे पहले न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में इस चौथे परिसीमन आयोग का गठन किया गया दोस्तों। इस परिसीमन आयोग के द्वारा 22 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों का परिसीमन किया गया। तो आप लोग कहेंगे सर स्टेट्स तो ज्यादा थे उस वक्त, केवल 22 का ही क्यों? दोस्तों 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश, उस समय के 6 राज्य, उस समय जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं हुआ करता था, तो 6 राज्यों में परिसीमन नहीं किया गया। अगर अब पढ़ें अपन तो 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन नहीं किया गया। वो राज्य था एक जम्मू कश्मीर जो अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, दूसरा राज्य झारखंड, तीसरा असम, चौथा अरुणाचल प्रदेश, 5वां मणिपुर और 6वां नागालैंड। दोस्तों इन 6 राज्यों में परिसीमन नहीं किया गया। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौथे परिसीमन आयोग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के समूह में से परिसीमन नहीं किया गया? अब इनमें से 2-2, 3-3, 4-4 के समूह बना देगा और उनमें से एक समूह इसमें से होगा। तो दोस्तों अगर पूरे के पूरे 6 स्टेट्स का अगर आपको नाम पता होगा तो केवल उसी कंडीशन में क्वेश्चन सही होगा आपका, वरना गलत हो सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जिसके संदर्भ में अक्सर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003, एग्जाम में थोड़ा और डेप्थ में गया तो धारा 2 के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि चौथे परिसीमन आयोग 2001 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग करेगा, ना कि 1991 की जनसंख्या के आंकड़ों का प्रयोग करेगा। तो दोस्तों चौथे परिसीमन आयोग के द्वारा जो परिसीमन किया गया वो कौन सी जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर किया गया? तो 2001 की जो जनगणना हुई थी, उस 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर चौथा परिसीमन किया गया। कौन से संविधान संशोधन में यह प्रावधान है? तो 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। कौन सी धारा में? तो धारा 2 के द्वारा यह प्रोविजन किया गया दोस्तों। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 83। अपन ने 80 में बात की, पहले 79 में बात की कि संसद का गठन, तो
राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा संसद का गठन होता है। 80 में अपने राज्यसभा के संदर्भ में बात की, 81 में लोकसभा के बारे में बात की, अनुच्छेद 82 में अपन ने बात की परिसीमन आयोग के बारे में। और अब दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 83 आर्टिकल 83। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, हालांकि अस्थायी सदन है ये, 5 वर्ष पूर्व भी देश के राष्ट्रपति के द्वारा इसे भंग किया जा सकता है, इसे डिजोल्व किया जा सकता है। एक बात तो है ये, और नीचे दिया गया है कि जिसे राष्ट्रपति के द्वारा समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो ये कार्यकाल को लेकर। अब आर्टिकल 84 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 84 है योग्यताओं से संबंधित। अपने राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं पढ़ी थी, वहां पर 3 योग्यताएं थी, केवल एक डिफरेंस है और वो डिफरेंस है आयु का, बाकी सेम 2 बिल्कुल सेम है। एक भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर कार्य न करता हो। तो न्यूनतम आयु राज्यसभा के सदस्य की थी 35 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य की थी 30 वर्ष और लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। तो आर्टिकल 84 लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं, और योग्यताओं के संदर्भ में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और तीसरा लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप सीधे अपन बात करेंगे आर्टिकल 89 की, अनुच्छेद 89 की। आप कहेंगे सर बीच के आर्टिकल्स कहां गए? दोस्तों बीच के आर्टिकल्स का बीच में डिस्कशन आता रहेगा, और स्पेशली जो अनुच्छेद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टिकोण से, अपन उनको बेहद डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? तो आर्टिकल 89 राज्यसभा के पदाधिकारियों को लेकर चर्चा की गई है दोस्तों। राज्यसभा के पदाधिकारियों को लेकर चर्चा की गई। पदाधिकारियों की अगर मैं बात करूं तो पहले हैं सभापति, और राज्यसभा के सभापति के बारे में अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा का देश का जो उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो उपराष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ा है वहां भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा दोस्तों? जो देश का उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। दूसरा, अगर उपसभापति के संदर्भ में मैं बात करूं तो राज्यसभा में से ही किसी एक सदस्य को राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उपसभापति चुना जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही। क्लियर? तो सभापति देश का जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का सभापति होगा। उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा अपने में से किसी एक का चुनाव उपसभापति के रूप में किया जाएगा दोस्तों। अगला, अब लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा के पदाधिकारियों के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो पहला है अध्यक्ष। लोकसभा के पदाधिकारियों में अगर मैं बात करूं तो पहले हैं अध्यक्ष। अब लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो ऐसा तो है नहीं कि जिस प्रकार से राज्यसभा के जो सभापति हैं वो देश का उपराष्ट्रपति होगा, तो जो देश का राष्ट्रपति वह लोकसभा का अध्यक्ष होगा, नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी एक के रूप में किया जाता है। लोकसभा के पदाधिकारी में पहला लोकसभा अध्यक्ष, और सदस्यों में से ही किसी एक का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किया जाता है दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके द्वारा केंद्र में केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया, और उस केंद्रीय विधानसभा में 1921 में 1921 में फ्रेडरिक व्हाइट उस केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने। उस वक्त डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उपाध्यक्ष बने दोस्तों। फिर 1925 ईस्वी में 1925 में 1925 में विट्ठल भाई पटेल 1925 में विट्ठल भाई पटेल
उस केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने। जब देश स्वतंत्र हुआ, देश का संविधान लागू हुआ और लोकसभा का गठन हुआ, तो उस लोकसभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। दोस्तों, अगर वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में मैं बात करूं तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ओम बिड़ला, जो कोटा से सांसद हैं, ओम बिड़ला। उपाध्यक्ष तो लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी एक का चुनाव उपाध्यक्ष के रूप में किया जाता है दोस्तों। और आप लोगों को बताया था मैंने कि अगर अध्यक्ष अपने पद पर नहीं है किसी कारणवश, तो लोकसभा उपाध्यक्ष के द्वारा उसके कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 98 अनुच्छेद 98 दोस्तों 98 में उल्लेख किया गया है सचिवालय का, सेक्रेटेरिएट का। और सचिवालय के अंतर्गत अपन दो प्रमुख पदाधिकारियों को लेकर बात करते हैं, एक लोकसभा के महासचिव की और दूसरी राज्यसभा महासचिव की। लोकसभा महासचिव के संदर्भ में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, लोकसभा महासचिव के संदर्भ में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति लोकसभा महासचिव के रूप में की जाती है। अब इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो दोस्तों, बारी बारी से लोकसभा और राज्यसभा के जो महासचिव हैं, इनके द्वारा या ये राष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? पीठासीन अधिकारी होते हैं। इनका कार्यकाल कितना रहेगा, कितनी इनकी सैलरी रहेगी, इस बात का दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ही इनके कार्यकाल का और उनके वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। अगर वर्तमान में लोकसभा महासचिव के संदर्भ में मैं बात करूं तो स्नेहलता श्रीवास्तव वर्तमान राज्यसभा महासचिव हैं। इसी प्रकार से राज्यसभा महासचिव, तो वर्तमान राज्यसभा महासचिव कौन है? देश दीपक वर्मा। देश दीपक वर्मा वर्तमान राज्यसभा महासचिव हैं। नेक्स्ट अपन बात करें आर्टिकल 99 अनुच्छेद 99 और अनुच्छेद 100। सबसे पहले बात करते हैं अपन अनुच्छेद 99 को लेकर। प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष। अब आप लोग कहेंगे प्रोटेम स्पीकर से मतलब क्या है? दोस्तों, अगर नए सदस्य चुनकर आते हैं लोकसभा में, तो इन लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का जो काम है वो आर्टिकल 99 के तहत या तो खुद राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाते हैं, और अगर राष्ट्रपति नहीं तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति इन सदस्यों को शपथ दिलाता है। लोकसभा का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, वरिष्ठ का मतलब बुजुर्ग, उम्र के हिसाब से, तो लोकसभा का सबसे जो वरिष्ठ सदस्य होता है उसे राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। और इसी प्रोटेम स्पीकर के द्वारा लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाती है। जब तक नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक ये अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। नए लोकसभा अध्यक्ष का जब चुनाव होता है, तो उन चुनावों की जो निगरानी है, जो मॉनिटरिंग है, वो निगरानी इसी प्रोटेम स्पीकर के द्वारा की जाती है। देश जब आजाद हुआ, पहली लोकसभा का जब गठन हुआ, तो गणेश वासुदेव मावलंकर पहले प्रोटेम स्पीकर थे, फिर आगे जाकर वही लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने। अगर दोस्तों मैं 16वीं लोकसभा के संदर्भ में मैं बात करूं, पिछली जो लोकसभा अभी वर्तमान 17वीं चल रही है, तो 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? कमलनाथ।
जो अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, फिर इनकी सरकार चली गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी चेंज कर ली, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए और शिवराज सिंह चौहान वापस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वर्तमान 17वीं लोकसभा के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने? तो दोस्तों डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने। और इस संदर्भ में अगर मैं आप लोगों के साथ जानकारी साझा करूं तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में एक लोकसभा क्षेत्र है जिसका नाम है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। तो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लोकसभा चुनाव जीतकर आए, जो 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर रहे। तो ये बात हुई अनुच्छेद 99 को लेकर। अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद 100 को लेकर, जहां से भी पिछले दिनों रीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया और भी तमाम सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। डिटेल में यहाँ पर आरएस जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं अब तक। अनुच्छेद 100 कहता है कोरम या गणपूर्ति। दोस्तों लोकसभा हो या राज्यसभा हो, संसद की कार्यवाही संचालन के लिए न्यूनतम वह सदस्य संख्या जो संसद की कार्यवाही के लिए आवश्यक है, कोरम या गणपूर्ति कहलाता है। और यह निर्धारित की गई है 1/10, 1/10। तो याद रखिएगा गणपूर्ति या कोरम कितना है, तो 1/10, 1/10। अब इसके आगे की कहानी की चर्चा करते हैं दोस्तों अपन। अब बात करेंगे अपन बिल को लेकर, विधेयक को लेकर, जहां से अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों बने हैं अब तक के एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं। सबसे पहले विधेयक, जिसे इंग्लिश में बिल कहते हैं। विधेयक के 2 रूप होते हैं, 2 फॉर्म्स। अब 2 रूप कौन से होते हैं विधेयक के? पहला सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक से मतलब है सरकार के किसी सदस्य के द्वारा पेश किया गया विधेयक क्या कहलाता है दोस्तों? सरकारी विधेयक। और सरकार के अलावा किसी संसद के सदस्य के द्वारा अगर कोई बिल पेश किया जाता है, कोई विधेयक पेश किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? निजी विधेयक कहा जाता है दोस्तों। अब ये तो है विधेयक के रूप। अपन बात करेंगे विधेयक के प्रकारों को लेकर, टाइप्स ऑफ बिल। विधेयक के प्रकार, अब दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं विधेयक। पहला साधारण विधेयक, अनुच्छेद 107 आर्टिकल 107 में इसका उल्लेख किया गया है। दूसरा धन या वित्त विधेयक, अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 117। तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक, अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे साधारण विधेयक को लेकर। साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, आर्टिकल 107। अब अगर साधारण विधेयक के संदर्भ में मैं बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 107 में इसका उल्लेख किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, परिभाषा क्या है, साधारण विधेयक कहेंगे किसे, डेफिनेशन क्या है ऑर्डिनरी बिल की। तो साधारण विधेयक के संदर्भ में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर शेष सभी विधेयक क्या कहलाते हैं दोस्तों? साधारण विधेयक कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के विधेयक अगर अपन निकाल दें, धन विधेयक और दूसरा संविधान संशोधन विधेयक, इन 2 को छोड़कर जितने भी जो प्रकार के विधेयक है, जितने भी जो शेष विधेयक, वे सारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? वे कहलाते हैं साधारण विधेयक। साधारण विधेयक कहलाते हैं।
पहली बात हो गई परिभाषा को लेकर। दूसरी, साधारण विधेयक सबसे पहले पेश कौन से सदन में किया जाएगा, लोकसभा में या राज्यसभा में। तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि इस प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि साधारण विधेयक पहले लोकसभा में जाएगा या फिर राज्यसभा में जाएगा, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो दूसरी बात, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। दूसरा, अगर एक सदन ने पारित कर दिया तो जाहिर सी बात है दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन ने भी अगर पारित कर दिया तो दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक अंतिम रूप से अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, और अगर राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए और देश के गजट में अगर उसका प्रकाशन हो गया तो फाइनली वो एक कानून बन जाएगा। लेकिन एक सदन से पारित विधेयक दूसरे सदन में गया और दोस्तों अगर दूसरे सदन ने उसे पारित नहीं किया, कितनी अवधि में, 6 माह की अवधि तक, अगर 6 माह की अवधि तक साधारण विधेयक को दूसरे सदन ने पारित नहीं किया तो दोनों सदनों के बीच क्या समझा जाएगा, गतिरोध समझा जाएगा, गतिरोध समझा जाएगा। इसी गतिरोध के आधार पर अनुच्छेद 108 आ रहा है दोस्तों, एक एक अनुच्छेद को लेकर बात कर रहे हैं अपन। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत देश के राष्ट्रपति के द्वारा, यहां पर याद रखिएगा दोस्तों आप लोग, देश के राष्ट्रपति के द्वारा क्या बुलाया जाएगा दोनों सदनों का, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग। दोस्तों ये संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाएगी लोकसभा स्पीकर के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो बेहद महत्वपूर्ण है। वापस से देखिए, साधारण विधेयक अनुच्छेद 107 में इसका उल्लेख किया गया है। परिभाषा, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर शेष सभी जो विधेयक है वो क्या कहलाते हैं, साधारण विधेयक कहलाते हैं। किसी भी सदन में इस साधारण विधेयक को पेश किया जा सकता है, किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है कि इसे पहले लोकसभा में पेश किया जाए या फिर पहले राज्यसभा में इसे पेश किया जाए। अब दोस्तों एक सदन से पारित साधारण विधेयक दूसरे सदन में जाएगा, अगर दूसरे सदन ने उसे पारित कर दिया तो देश के राष्ट्रपति के पास चला जाएगा और राष्ट्रपति ने साइन कर दी और देश के गजट में अगर उसका प्रकाशन हो गया तो फाइनली वह कानून बन जाएगा। लेकिन एक सदन के द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन में गया और दूसरे सदन ने उस विधेयक को पारित करने से इनकार कर दिया, सीधी सी बात है, पारित क्यों मना क्यों करेगा पारित करने से, गतिरोध होगा किसी बात को लेकर, ऐसी कोई बात उस विधेयक में उल्लेखित होगी जिस प्रावधान से, जिस बात से दूसरा सदन सहमत नहीं है। और इसी असहमति के आधार पर, इसी गतिरोध के आधार पर अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, याद रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108, इसी अनुच्छेद 108 के द्वारा देश के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी, संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और इस ज्वाइंट सिटिंग, इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाएगी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। एक बात तो है ये, अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित ना हो, अपने पद पर ना हो, तो फिर इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी दोस्तों, उस कंडीशन में दोस्तों लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। आप लोग कहेंगे सर लोकसभा अध्यक्ष भी ना हो, उपाध्यक्ष भी ना हो, तो उस कंडीशन में आप लोग बताइए कौन करेगा। अब आप लोगों के दिमाग में या तो आएगा राष्ट्रपति करेगा, या आपका जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा, या आपका जवाब होगा राज्यसभा का सभापति करेगा, या आपका जवाब होगा राज्यसभा का उपसभापति करेगा। तो जो उपसभापति सोच रहे हैं या उपसभापति बता रहे हैं दोस्तों, राज्यसभा के
उपसभापति के द्वारा इस ज्वाइंट सिटिंग की बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। किस कंडीशन में? जब लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही उपस्थित ना हो। अब आप कहेंगे सर फिर राज्यसभा का सभापति क्यों नहीं? क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति है देश का उपराष्ट्रपति, और देश का उपराष्ट्रपति ना लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का सदस्य। इस वजह से वह ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता नहीं कर सकता दोस्तों। क्लियर? अब आप कहेंगे सर क्या इस बात का प्रावधान भारतीय संविधान में कहीं किया गया है? अनुच्छेद 118 में किया गया है। आर्टिकल 118 में इस बात का प्रावधान किया गया है दोस्तों। अब आपके दिमाग में अगला जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों वो ये बन सकता है कि क्या अब तक संसद की संयुक्त बैठकें हुई हैं या संयुक्त बैठक बुलाई गई है अब तक? तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा 3 बार संसद की 3 बार ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई है, संयुक्त बैठक बुलाई गई है। 3 बार कब कब? पहला 1961 में। आप कहेंगे सर मामला क्या था? तो पंडित नेहरू सरकार के समय दहेज उन्मूलन विधेयक को लेकर, दहेज उन्मूलन विधेयक दहेज उन्मूलन विधेयक को लेकर। दूसरा 1978 वो था बैंकिंग सुधार विधेयक को लेकर, बैंकिंग रिफॉर्म्स। तीसरा 2002 में, इन 2002। अब 2002 में कब? किस मामले में? पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। इस विधेयक के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट, अटल बिहारी वाजपेयी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र क्यों कर रहा हूं। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र ऐसे संसद के सदस्य रहे, ऐसे सांसद रहे जिन्होंने संसद की इन तीनों संयुक्त बैठकों में भाग लिया। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि संसद की तीनों संयुक्त बैठकों में भाग लेने वाले एकमात्र संसद सदस्य तो अटल बिहारी वाजपेयी। वापस से देखिए दोस्तों, आर्टिकल 107, आर्टिकल 107 साधारण विधेयक, परिभाषा, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर से सभी जो विधेयक वे क्या कहलाते हैं? साधारण विधेयक कहलाते हैं। किसी भी सदन में साधारण विधेयक को पेश किया जा सकता है। एक सदन से पारित विधेयक दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन ने अगर पारित तो कर दिया तो देश के राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति ने अगर उस पर हस्ताक्षर कर दिए और फाइनली भारत के गजट में उसका प्रकाशन हो गया तो वह कानून बन जाएगा अंतिम रूप से। लेकिन अगर 6 माह की अवधि में, 6 मंथ्स, नोट कर लीजिएगा इसको नोट डाल के, 6 महीने की अवधि में अगर पारित नहीं किया गया तो दोनों सदनों के बीच गतिरोध समझा जाएगा। और दोस्तों इसी गतिरोध के आधार पर देश के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। अगर लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, न कि राज्यसभा का सभापति, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 118 में किया गया है दोस्तों। अब तक की अगर मैं बात करूं तो संसद की 3 बार संयुक्त बैठकें बुलाई गई हैं। पहला 1961 में दहेज उन्मूलन विधेयक को लेकर, दूसरा 1978 में बैंकिंग सुधार विधेयक को लेकर, और तीसरा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इस विधेयक के संदर्भ में 2002 में।
और इन तीनों ही संयुक्त बैठकों में भाग लेने वाले एकमात्र सांसद कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। इसके आगे की कहानी की चर्चा करेंगे दोस्तों अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।